ओके जी, तो चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा, उसमें हम अगर बात करें इसके वेटेज की, तो इसकी इतनी वर्थ है कि आई कैप का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जिसमें इसमें से क्वेश्चन आया हो। पूरे के पूरा कंपनी लॉ का उसमें जो भी प्रोसेस है, आप लोगों को याद होगा कि हमारी कल की क्लास में हमने चैप्टर्स में इस प्रोसेस को डिफाइन किया था। वो सारे का सारा प्रोसेस आपके चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। अब चैप्टर में डिवाइड किया गया है प्रोसेस के डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं, डिफरेंट जो चीजें हैं, रूल्स उनके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना, आप हमारी कंपनी कि कंपनी क्या है। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस आप लोगों ने पढ़ा होगा पीआरसी में, वहां पे कुछ ना कुछ कंपनी के बारे में भी डिस्कशन की होगी, हुई थी कि नहीं? तकरीबन वही चीज है कंपनी के डेफिनेशन के एतबार से। हम कहते हैं जी कंपनी आपके पास क्या चीज है, हम कहते हैं ना कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है। जैसे हम इंसान हैं, हम नेचुरल पर्सन्स हैं। जैसे हमारी आइडेंटिटी है, हमें एक जानदार, एक इंसान कंसीडर किया जाता है, हमारी एक शिनाख्त है। इसी तरह से कानून कंपनी को भी एक शख्सियत समझता है। कानून कंपनी को कहता है कि जनाब इसकी भी अलग से हैसियत है। जैसे एक इंसान की शिनाख्त है, उसके नाम पे प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, वो अपने नाम पे कर्जा ले सकता है, उसके खिलाफ केस किया जा सकता है, वो किसी के खिलाफ केस कर सकता है। इसी तरह से कहता है जी कंपनी भी एक पर्सन है जिसकी अपनी अलग से हैसियत है। जैसे हमारे पास आईडी कार्ड नंबर है, उनके पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। कंपनी अपने नाम पे एसेट्स भी परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे एसेट्स सेल भी कर सकती है, कंपनी के नाम पे केस किया भी जा सकता है कंपनी के खिलाफ, और कंपनी अपने नाम से किसी दूसरे के खिलाफ केस कर भी सकती है। अब इस तमाम स्टेटमेंट्स को उसने कंपनी के डेफिनेशन में रख दिया। उसने कह दिया कि जनाब कंपनी, अगर मैं बात करता हूं ना कि आपके पास एक्ट में क्या लिखा हुआ है, तो एक्ट में लिखा हुआ सिंपली कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और एनी अदर लॉ। कंपनी इज अ कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2017 और एनी अदर लॉ। हम यहां पे लिख भी देते हैं कंपनी is a company which is registered under Companies Act 2017 or any law prevailing। मतलब जो कंपनीज रजिस्टर्ड नहीं है कंपनीज एक्ट के तहत, हम उनको कंपनी नहीं मानेंगे। आप अपने नाम के आगे लिख लें एच एंड कंपनी। एच एंड कंपनी अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो हम उसको कंपनी नहीं कहेंगे। अगर सिर्फ आपने लिखा हुआ है एच लिमिटेड, इट मींस कि ये रजिस्टर्ड कंपनी है। जैसे आप लोगों ने, आपको यह पता है कि स्कैंस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी एक ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये कंपनी है या नहीं, देखना पड़ेगा कि इसकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं। तो ये किस नाम से रजिस्टर्ड है? स्कैंस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी है। हॉस्पिटल्स कंपनीज होते हैं, सुना है कभी हॉस्पिटल कंपनी हो? एक हॉस्पिटल ऐसा है जो कंपनी है इस्लामाबाद के अंदर, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड। तो कंपनी का जो ताल्लुक है वो कंपनी नाम रखने से नहीं होगा, कंपनी का ताल्लुक होगा उसकी रजिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि डेफिनेशन में ये चीज क्लियर कर दी गई। अब डेफिनेशन में तो उसने कहा जी आ कंपनी इज आ कंपनी, कंपनी का मतलब कहां से लें? तो उस मतलब को समझने के लिए उसने आपको कुछ डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बताए, जिसमें सबसे पहला उसने फीचर बताया कंपनी एज आर्टिफिशियल लीगल पर्सन।
कि कंपनी हकीकत में क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। कानून इसको एक अलग से हैसियत देता है पर्सन की। कानून कहता है कि जैसे ये इंसान एक बंदा है, वैसे कंपनी भी एक बंदा है। इंसान का कोई नाम रखा है, कंपनी का भी नाम रखो। इंसान को आईडी कार्ड मिला है, इसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। इंसान अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करता है, कंपनी अपने नाम पे बैंक अकाउंट ओपन करे। इंसान ने कोई गलत काम किया, उसके खिलाफ केस हो जाएगा, कंपनी गलत काम करेगी, इसके खिलाफ केस हो जाएगा। लेकिन स्टिल ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है। इंसान बोल सकता है, कंपनी बोल नहीं सकती। इंसान सोच सकता है, कंपनी सोच नहीं सकती। तो कंपनी ने अगर कुछ बोलना है तो उसके लिए उसको बंदे चाहिए। कंपनी ने कुछ सोचना है तो उसके लिए उसको बंदे चाहिए। और वो बंदे कौन से होंगे? वो नेचुरल पर्सन होंगे, जिनको हम लोग डायरेक्टर्स कहा करते हैं। गॉट इट? समझ आ गई बात की? तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन, क्योंकि कंपनी कोई डिसीजन मेकिंग इटसेल्फ नहीं कर सकती। इसको डिसीजन लेने के लिए जरूरत पड़ती है नेचुरल पर्संस की। क्लियर? कंपनी कुछ स्पीक नहीं कर सकती, कुछ बोल नहीं सकती, कुछ समझ नहीं सकती, कुछ सोच नहीं सकती। इसको उसके लिए नेचुरल पर्संस चाहिए। दैट्स व्हाई कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन। एग्जांपल देख लीजिए। कहता है जी, सपोज मिस्टर जाहिद सेट अप अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ABC SMC प्राइवेट लिमिटेड। ये सारे टर्म्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपको इसी क्लास में पता चल जाएंगे, आज की क्लास में होपफुली। विद 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, मिस्टर जाहिद द इंडिविजुअल and ABC SMC Private Limited, the company, for the purpose of law, would be two separate persons. इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज जाहिद साहब ने एक कंपनी बनाई, वो उस कंपनी के मालिक है, अकेले ही मालिक है कंपनी की। लेकिन कानून क्या कहेगा? कानून कहेगा जाहिद साहब अलग हैं और ये कंपनी अलग है। अगर कंपनी में कोई लॉस होता है तो वो कंपनी को लॉस हो रहा है, वो जाहिद साहब को लॉस नहीं हो रहा। कंपनी को कोई नुकसान होता है तो वो कंपनी को नुकसान हो रहा है, जाहिद साहब को नुकसान नहीं हो रहा। अगर कंपनी के खिलाफ केस करना है तो वो कंपनी के खिलाफ केस करेंगे, वो जाहिद साहब के खिलाफ केस नहीं करेंगे। हां, केस में किसी बंदे को हमने नामजद करना होता है कि इस कंपनी का कौन सा बंदा रिप्रेजेंटेटिव है, हम उसको नामजद कर सकते हैं। लेकिन वो उस बंदे के खिलाफ पर्सनली केस नहीं होगा। उस बंदे के खिलाफ पर्सनली केस नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, जैसे अभी इस एग्जांपल को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेता हूं कि जाहिद साहब ने एक कंपनी बनाई और उस कंपनी ने कर दिया फ्रॉड। कंपनी ने क्या कर दिया? फ्रॉड कर दिया। अब केस किसके ऊपर होगा? जाहिद साहब के ऊपर होगा कि कंपनी के ऊपर होगा? कंपनी पे होगा। कंपनी पे होगा। अब कंपनी की सजाएं क्या है? कंपनी की सजाएं जो है जज साहब के पास। कंपनी बंद कर दी जाएगी, कंपनी को पेनल्टी डाल दी जाएगी। जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अब कंपनी तो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना, जो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल, अगर ये समझ में आया कि बंदे ने जानबूझ के कंपनी का नाम इस्तेमाल करके ये काम किया तो फिर उस बंदे को भी सजा मिलेगी। लेकिन यह साबित करना जरूरी है कि वो बंदे ने कंपनी का नाम जानबूझ के इस्तेमाल किया। तो वो बाद वाला मसला है, वो आपका मसला नहीं है। आपका मसला सिर्फ कंपनी के प्रोटोकॉल्स को समझना, दैट्स इट। सजा देना, क्या सजा बनती है क्या नहीं, वो जज साहब का मसला है। इज इट ओके बेटा? आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आ गया? क्लियर? सेकंड फीचर है, कहता है जनाब कंपनी कौन सी चीज होती है? कहता है जी कंपनी वो है कि जिसके पास कोई कॉन्ट्रैक्चुअल राइट एंड ऑब्लिगेशंस होते हैं। व्हाट डू मीन बाय कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस? कि कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर सकती है, कंपनी के अपने राइट्स हो सकते हैं, अपने उसके ऑब्लिगेशंस होते हैं। अगर स्कैंस प्राइवेट लिमिटेड ने किसी बंदे को हायर करना है और लेट्स सपोज यहां पे वो बंदा मैं हूं जिसने हायर करना है, तो वो हसन चौहान हायर नहीं कर रहा। वो कौन हायर कर रहा है? वो स्कैंस स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हायर कर रही। तो कॉन्ट्रैक्ट उसका किसके साथ होगा? टू पार्टीज बनेंगी, पार्टी 1 पार्टी 2। एक पार्टी कौन होगी? एक पार्टी होगा जिसको हायर किया जा रहा है। दूसरी पार्टी कौन होगी? वो पार्टी होगी कौन सी? हमारी कंपनी। तो इनके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है जी। फिर हम कहते हैं जी और कौन कंपनी किसको कहते हैं? कहते हैं जी कंपनी वो, एक तो ये दोनों के साथ साथ तीसरा फीचर उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो अपने नाम पे डेट्स और लायबिलिटीज भी ऑन करता हो, बोरो कर सकता हो बैंक से जाके पैसा, कंपनी के नाम पे बोरो करता हो। एक छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूं। एक बॉलीवुड की मूवी है, पुरानी फिल्म है राम लखन।
जैकी श्रॉफ की, और दूसरा है हीरो, क्या नाम है उसका, अनिल कपूर। वो दिखाते हैं जनाब शुरू में वो उसका जो बाप होता है और दादा जो होता है वो बहुत जिम्मेदार, बहुत बड़े जिम्मेदार और बड़े अमीर होते हैं। तो उनके कजन्स होते हैं कुछ चचा के बेटे, वो फ्रॉड होते हैं। वो अपना लॉस करवा के तो जेल से जनाब वो छूट के तो आ रहे होते हैं। तो फिर वो आके अपने ताया के पास आते हैं और आके कहते हैं कि जी मुझे माफ़ कर दें, हम तो भूखे मर जाएंगे, प्लीज़ आप ऐसा करें कि आप हमें अपनी कंपनी में मुलाजमत देते हैं। तो वो उसको कंपनी में मुलाजमत दे देते हैं। तो वो कहता है जी ये मेरे भतीजे हैं, तो मुलाजम तुमने क्या बनना है, तुम भी कंपनी के साथ अटैच हो जाओ, पार्टनर तुम भी बन जाओ, यानी कि कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओ। ओके जी। अब फिर वो आगे दिखाते हैं सीन में कि जनाब कंपनी के खिलाफ होता है केस, अचानक से वो सीन अचानक से आ जाता है कि कंपनी के खिलाफ केस होता है, वो केस हार जाता है, कंपनी डूब जाती है। अब वो वकील के साथ जो मालिक होता है, उन हीरो का जो बाप है, वो वकील से लड़ रहा होता है कि जी पैसा मैंने तो नहीं लिया, पैसा तो मेरे चचा के बेटे ने लिया है, कंपनी तो मेरी है। उसने कहा जी पैसा उसने बेशक लिया है, लेकिन पैसा लिया है कंपनी के नाम पे, तो अदा किसको करना है, कंपनी को करना है। इसलिए बेशक फ्रॉड उसने किया, उसके खिलाफ तो हम केस कर ही रहे हैं, लेकिन पैसे किसको पे करने हैं, कंपनी को पे करने हैं। व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि जनाब कंपनी अगर किसी किस्म का उधार लेती है, डेट लायबिलिटीज लेती है, तो उसको पे बैक भी किसने करना है, कंपनी ने ही करना है। वो बेशक किसी बंदे ने लिया हो कर्जा, जो भी किया हो, पे बैक कौन करेगा, कंपनी करेगी। अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, अगर कंपनी के पास पैसे नहीं है, तो क्या कंपनी के मालिक के पर्सनल एसेट्स बेच के हम पूरे करवाएंगे? इसमें भी सिचुएशन देखेंगे आगे चल के कि कंपनी की कैटेगरी कौन सी है। 99% केसेस के 90% केसेस में 90% केसेस में क्या होता है कि कंपनी होती है लिमिटेड, ठीक है। वो उसका मतलब क्या, वो आगे इंशाल्लाह डिटेल में बताएंगे। कंपनी के जो अगर लॉसेस पूरे नहीं हो रहे, तो उसके जो ऑनर्स हैं उनके पर्सनल एसेट्स को नहीं बेचा जाता 90% केसेस में। 10% में होता है कि वो हो जाता है, लेकिन वो डिटेल में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। क्लियर? अच्छा जी। इसके बाद जनाब अगर कंपनी के पास उसके डेट वगैरह उसने खुद पे करने हैं, लायबिलिटीज वगैरह पे करनी है, तो उसके पास एक और फीचर है। कौन सा फीचर? कहता है जी ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी का, कि कंपनी अपने नाम पे क्या कर सकती है, एसेट को ट्रांसफर कर सकती है, परचेज कर सकती है, प्रॉपर्टी को परचेज कर सकती है। कंपनी की पर्सनल प्रॉपर्टी होगी वो। ओके? जैसे मिसाल के तौर पर स्कैन्स की अगर मैं बात करता हूं, तो स्कैन्स के बहुत सारे ऐसे कैंपसेस हैं जो स्कैन्स के अपने हैं, मतलब वो स्कैन्स की परचेज्ड हैं, परचेज प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब वो इनके ऑनर जो हैं, सीईओ जो हैं, पैसे तो उन्होंने दिए हैं, लेकिन परचेज किसके नाम पे की है, स्कैन्स के नाम पे। अब वो प्रॉपर्टी किसके हैं, इनके सीईओ की प्रॉपर्टी है या स्कैन्स की प्रॉपर्टी है, स्कैन्स की प्रॉपर्टी। मतलब क्यों? क्योंकि वो कंपनी रजिस्टर्ड है, इस वजह से उनके अपने नाम पे प्रॉपर्टी वगैरह, एसेट्स वगैरह आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग कहते हैं जनाब कि जाहिर बात है अगर उसने कर्जा लिया और कर्जा पे करना है, तो वो किसी को कर्जा दे भी तो सकता है। तो कंपनी किसी को कर्जा देगी अपने नाम से, और अपने नाम पे वो कर्जा वापस भी करेगी, ठीक है जी। फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स। उसके बाद जनाब टैक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, टैक्स स्लैब्स आपने पढ़े होंगे, इंडिविजुअल के स्लैब्स आपने पढ़े होंगे, और उन्हीं स्लैब्स के नीचे शायद लिखा होगा कि जनाब कंपनी का टैक्स 29% है। अगर आपने स्लैब्स में कभी गौर किया होगा तो सैलरीड, नॉन सैलरीड, और नीचे लिखा होता है जनाब कंपनी का टैक्स जो है वो 29%। अब 29% का मतलब क्या है कि कंपनी अलग से टैक्स पे करेगी, इसके मालिकान अलग से अपना टैक्स पे करेंगे पर्सनल इनकम पे, और कंपनी अपने प्रॉफिट्स के ऊपर अलग से टैक्स पे करेगी, ठीक है। तो इस वजह से लायबिलिटी टू पे टैक्स, ये भी फीचर है किसका, कंपनी का। लीगल ऑब्लिगेशन, जिसको मैंने बात की थी केसेस वगैरह की, कि कंपनी किसी के खिलाफ केस कर भी सकती है और कोई कंपनी के खिलाफ केस कर भी सकता है। गॉट इट? यहां तक तो मसले मसाइल ऑल क्लियर? चलें जी आगे। तो जनाब ये हमारे पास फीचर्स हैं बेटा, फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंपनी की डेफिनेशन में भी ये चीजें और फीचर्स में भी यही है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए जी, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। व्हाट डू मीन बाय सेपरेट पर्सनैलिटी? जी हमने यही बात की ना, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन।
कहता जी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होने के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। कॉन्सिक्वेंसेज हम लोग लेते हैं इफेक्ट्स को, कौन से, नेगेटिव इफेक्ट्स को। कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब क्या है, नेगेटिव इफेक्ट, कि जनाब इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, कि अगर ये सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी है तो इसका क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसने कहा जनाब सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है कि जो इनके ऑनर्स हैं उनकी लायबिलिटी है लिमिटेड। व्हाट डू यू मीन बाय लिमिटेड लायबिलिटी? इसका पूरी फॉर्म ये बनती है, लायबिलिटी टू पे या लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। मैं लिख देता हूं क्या जो मैं बात कर रहा हूं, लायबिलिटी टू कंपनसेट loss is limited to the amount invested। इसको हम सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। इसको हम लोग सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी। जहां भी लिमिटेड लायबिलिटी का तस्करा आएगा तो आपने क्या कहना है, लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। लेट्स सपोज कंपनी को लॉस हो गया, कंपनी का कैपिटल यानी कि कंपनी के पास जो टोटल पैसा है वो है 100 रुपए। लेट्स अज्यूम कंपनी को लॉस हो गया 120 रुपए का। कंपनी को लॉस कितने का हो गया, 120 रुपए का। अब कंपनी के पास जो पैसा है वो जारी बात है उसके ऑनर ने ही इन्वेस्ट किया होगा ना, उसके मेंबर्स ने ही इन्वेस्ट किया होगा पैसा, और कंपनी खुद से पैसा कहां जनरेट कर सकती है, वो तो आर्टिफिशियल पर्सन है, तो उसके मेंबर्स ने पैसा लगाया होगा इसके अंदर। अब इस लॉस की कंपनसेशन अब हम सारा करवा देते तो ये 20 रुपए, ये 20 रुपए का जो एडिशनल लॉस है ये कौन बियर करेगा? खत्म खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। ये कौन कहेगा इनको? ये कंपनी का लॉ कहेगा उनको, भाईजान 100 रुपए हैं कंपनी के पास, 120 लॉस निकल आया, एडिशनल 20 रुपए का लॉस किधर जाएगा? गया, खत्म हो गया। सर इनके ऑनर्स को पकड़े, इनके ऑनर्स ने पैसा लिया था, वो उन्होंने, भाई ऑनर को क्यों पकड़े, क्यों? उनकी तो लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। उन्होंने जो पैसा लगाया सिर्फ पैसा जाएगा। भाई साहब आप उनके पर्सनल एसेट्स को टच करना तो दूर की बात है, देख भी नहीं सकते, आंख निकाल देगा वो बंदा अगर उनके पर्सनल एसेट्स को देखा तो। गॉट इट? समझ आ गई बात की? चलें आगे। तो पहला मसला क्या है जी, क्या प्रॉब्लम आ सकता है कि उसके जो ऑनर्स की लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड है। सेकंड नंबर पे कहता है जी इसका जो कंट्रोल है वो सेपरेट है, मालिक अलग हैं और इसको चलाने वाले अलग हैं। मैंने आपको कल बताया था ये डायरेक्टर चलाने वाले हैं और मालिक को हम लोग मेंबर्स कहते हैं, ऐसे ही है ना। और उसके बाद फिर मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर्स मेंबर हो सकते हैं लेकिन ये लाजमी नहीं है, डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज होते हैं। अब सारे के सारे मालिक तो डायरेक्टर नहीं बन सकते ना। चले किसी कंपनी के अगर 4 डायरेक्टर्स हैं, हम मान लेते हैं कि चारों के चारों मालिक हैं, लेकिन मालिक सिर्फ 4 नहीं है, मालिक 10 हैं, उनमें से 4 डायरेक्टर्स हैं। उनमें से 4 क्या हैं? डायरेक्टर्स हैं। तो 4 तो समझ में आ गया कि डायरेक्टर्स हैं, लेकिन बाकी 6 वो मेंबर्स। ठीक है जी। हम क्या बात कर रहे थे? बहुत अच्छे, भी इतना खो गए हो। हाँ जी, सो सेपरेट। देखिए जी कंपनी में क्या चल रहा है तमाम मालिकों को नहीं पता। जिन्होंने पैसा लगाया वो और हैं, जो कंपनी को चला रहे हैं वो और हैं। जो कंपनी को चला रहे हैं उनको कोई गर्ज नहीं है, वैसे तो होती है लेकिन हम एजम्पशन ले लेते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं है कि जिन्होंने पैसा लगाया वो डूबे या तरे। उनका काम है जनाब ये कंपनी चल रही है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, दैट्स इट। वैसे तो उनकी ड्यूटी होती है कि कंपनी के बेनिफिट के लिए, कंपनी के हक में जो ठीक है वो फैसले लिए जाए, अपनी कोशिश करते हैं। लेकिन अगर नुकसान हो जाए तो नुकसान डायरेक्टर्स का नहीं होगा, नुकसान किसका होगा? ओनर्स का होगा। तो सबसे बड़ा जो सेकंड नंबर पे जो प्रॉब्लम आ सकता है कि कंट्रोल से ओनरशिप डिफरेंट है।
ऑनर कोई और है और कंट्रोल किसी और के पास है, डिसीजन मेकिंग कोई और करेगा। नो डाउट कि मेंबर्स डिसीजन मेकिंग करते हैं, लेकिन मेंबर्स की डिसीजन मेकिंग जो है वो एक सर्टेन लिमिटेड हद तक है। मतलब मेंबर्स किसको, मेंबर डायरेक्टर कौन होने चाहिए, मेंबर ये डिसाइड कर लेंगे। डायरेक्टर को निकालना है, मेंबर आ जाएंगे। ऑडिटर अपॉइंट करना है, मेंबर आ जाएंगे। लेकिन डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है वो मेंबर्स नहीं आएंगे, वो डायरेक्टर्स डील करेंगे। गॉट इट? अच्छा जी, तीसरा जनाब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये बड़ा मजेदार चीज है। कहते हैं जी पीपल कम पीपल गो बट कंपनी रिमेन्स। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। डायलॉग को मैनिपुलेट कर रहा हूं मैं, डायलॉग कुछ और है। ट्रेन और कंपनी, ट्रेन और ऑनर, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए। कंपनी ये कहती है, कंपनी क्या कहती है, ट्रेन और ऑनर इनके पीछे नहीं भागना चाहिए मेरे दोस्त। एक जाएगा तो दूसरा आएगा। ना ना कंपनी नहीं भाई, कंपनी ये कह रही है भाई साहब, कंपनी कह रही है, अंडरस्टैंड कीजिए बात को। कंपनी क्या कह रही है कि ट्रेन और ऑनर इनके पीछे नहीं भागना, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। इस फीचर को हम लोग कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है कॉन्टिन्यूड फॉर इनफाइनाइट टाइम, और सक्सेशन का मतलब होता है जानिशीनी। ठीक है जी। हमारे आपने 1942 से एक बट स्वीट्स बड़ी मशहूर है लाहौर के अंदर, 1942 से वो रजिस्टर्ड है। वो लिखते हैं बट स्वीट्स सिंस 1942। वो जिन भट्ट साहब ने बनाई होगी आज वो जिंदा होंगे, उनके पोते होंगे, वो भी पोते भी मेरा ख्याल है कि अच्छी खासी एज के होंगे। क्या कह रहे हो? भट्ट साहब हैं आप? कौन भट्ट साहब हैं? आप भट्ट साहब हैं? अच्छा, अब उनके पोते वो कंपनी चला रहे हैं। मतलब कंपनी के ओनर कौन है? उनके पोते, थर्ड जनरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जनाब जिसने कंपनी बनाई थी वो चला गया, फिर किसी दूसरे बंदे के पास आई, हो सकता है वो भी चला गया हो, अब तीसरे बंदे के पास है। हो सकता है कि कल कलां को ये जब तक कंपनी बंद नहीं होती, कंपनी को लीगली बंद नहीं कर देते, तब तक ये कंपनी चलती रहेगी। बंदे आते रहेंगे, बंदे जाते रहेंगे। पीपल कम पीपल गो बट कंपनी रिमेन्स। दिस इज कॉल्ड परपेचुअल सक्सेशन। कहता है ये 3 कॉन्सिक्वेंसेज हैं किसके? सेपरेट लीगल पर्सनैलिटी के। अच्छा जी, अब हमने बात की पीपल कम पीपल गो। लोग आते हैं, लोग चले जाते हैं। कैसे? तो उसके क्या तरीकेकार है जनाब? हम कहते हैं सबसे पहले जरा अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इसके ऑनर कौन है। कहता है जी शेयर कैपिटल एंड मेंबर की बात करते हैं। अच्छा देखिए बेटा, आपसे मैंने पूछा कि कंपनी के ऑनर्स कौन है, आपने कहा जी शेयर होल्डर्स। आपने क्या कहा? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर और मेंबर नॉर्मली हम लोग इकट्ठा लेते हैं, एक ही समय था, लेकिन इनमें थोड़ा सा फर्क है। इनमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क मैं अभी आपको बता देता हूं। फर्क क्या है? शेयर होल्डर्स वो हैं जिनके पास कंपनी के शेयर्स हैं, बेशक वो 0.0001% शेयर क्यों ना हो। किसी के पास 1 शेयर है वो भी कंपनी का शेयर होल्डर है, किसी के पास 1 लाख शेयर है वो भी कंपनी का शेयर होल्डर है। लेकिन मेंबर कौन है? मेंबर वो हैं जिनको बुलाया जाता है, जो अच्छे, जिनके पास 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, जो बड़े शेयर होल्डर्स हैं, जिनको कहा जाता है कि भाईजान आए और आके फैसले करें। वो आपके पास क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। वो आपके पास क्या कहलाते हैं? मेंबर्स। ठीक है, मेंबर्स होते हैं मालिक ही हैं, शेयर होल्डर भी मालिक होते हैं, लेकिन शेयर होल्डर और मेंबर्स को हम लोग जरा सेपरेटली देखें तो शेयर होल्डर्स कौन है? जिनके पास 1 शेयर है वो भी शेयर होल्डर है, जिसके पास 1 लाख शेयर है वो भी शेयर होल्डर है। लेकिन मेंबर कौन है? जो मीटिंग्स अटेंड करता है, जिसको नोटिसेस मिलते हैं कि भाई साहब हमने ये डिस्कशन करनी है, आप मालिक हैं, आप आके बताइए। हर बंदे को नोटिस नहीं जाते। मैंने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट शेयर्स में की, एससीसीपी में, वो मैं चला गया स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पे एक है मेरे जानने वाले, तो मैंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की। मैंने जनाब शेयर्स परचेज किए के इलेक्ट्रिक के,
पता ना आपको कि इलेक्ट्रिक का, उनके जनाब मैंने शेयर्स परचेज किए। मैंने इन्वेस्टमेंट की तकरीबन कोई 5-1 लाख रुपए की, मुझे उसके पता नहीं कितने % शेयर मिले, 0 पॉइंट समथिंग। मैं बन गया शेयर होल्डर जनाब। कंपनी चलती है जनाब अपनी, लेकिन मुझे आज तक कंपनी की तरफ से मैसेज नहीं आया कि सर हमने मीटिंग करनी है, आ जाइए। बहुत दिल करता है मेरा, यकीन करें, कि कंपनी मुझे इनवाइट करे। लगाए तो हैं भाई, जितने हैं उतने लगाए हैं। मालिक नहीं हूं मैं, इनकार कर सकता है कोई? मालिक हूं मैं? मालिक नहीं हूं मैं, कोई भी नहीं इनकार कर सकता, मैं शेयर होल्डर हूं भाई। लेकिन मेरे पास इतने शेयर्स नहीं है कि मुझे बुलाया जाए, ठीक है? तो वो आपके पास कौन से लोग हैं जिनको मीटिंग पे बुलाते हैं? वो आपके पास होते हैं मेंबर्स। तो हम समझने के लिए ये कह सकते हैं कि एवरी मेंबर इज शेयर होल्डर, बट एवरी शेयर होल्डर इज नॉट मेंबर। ये कहीं लिखा नहीं हुआ, ये आपको बता रहा हूं मैं, ओके? तो यहां पे हम जो बात करेंगे ना, शेयर कैपिटल एंड मेंबर की हम लोग बात करते हैं कि कंपनी के जो मालिकान हैं उनको हम लोग मेंबर या शेयर होल्डर कहते हैं, ठीक है? अब जिस बंदे के पास जितने शेयर्स होंगे उस पे कैटेगराइज किया जाएगा कि ये सिंपल शेयर होल्डर है या मालिक है। अब कंपनी के पास जितने शेयर्स हैं, कंपनी जितना कंपनी के पास पैसा है, कंपनी क्या करेगी? कंपनी नंबर ऑफ शेयर्स को डिसाइड कर लेगी, उसकी कीमत को डिसाइड कर लेगी, ठीक है? लेट्स सपोज पाकिस्तान में जब भी कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो उसका जो शेयर है, उसकी शेयर की कीमत होती है 10 रुपए। एक शेयर कितने का होता है? 10 रुपए का। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी को रेवेन्यू मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो उसके शेयर की कीमत कम होती है या ज्यादा होती है, वो बात वाले मसले हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी रजिस्टर्ड होती है 10 लाख रुपए से, और उसकी कीमत हम लोग रख लेते हैं 10 रुपए पर शेयर, क्योंकि इनिशियल रजिस्ट्रेशन है, तो फर्स्ट टाइम पे हमें क्या करना पड़ेगा? 10 रुपए पर शेयर रखना पड़ेगा। तो इसके कितने शेयर बनेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख। अब जिस बंदे के पास जितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे, फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है जी मैं 40% कंपनी का ओनर बनना चाहता हूं, तो हम क्या कहेंगे? 1 लाख का 40% कितना बनेगा? 40,000। भाई साहब 40,000 शेयर्स परचेज कर लो। हम कहते 40,000 शेयर परचेज कर लें, हाँ जी। कितने पैसे देने पड़ेंगे? तो उसका जो पर रेट है पर शेयर, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 लाख रुपए जनाब आपको देने पड़ेंगे। कितने पैसे देने पड़ेंगे आपको? 4 लाख रुपए सर आपको देने पड़ेंगे। अब जैसे जैसे इसका रेट बढ़ता जाएगा, इसका नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो कम होते जाएंगे। अगर ये कैपिटल इतना ही रहेगा जितने से कंपनी रजिस्टर्ड करवाई थी, अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, यस चेंज कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं, यस इसको इंक्रीज करवा सकते हैं, लेकिन उसका प्रोटोकॉल है, वो इंशाल्लाह शेयर कैपिटल के चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। गॉट इट? अब जितने % किसी के पास शेयर होंगे, हम उसको क्या कहेंगे? या ये मेंबर है या फिर ये शेयर होल्डर। Am I clear? अच्छा जी, हम कहते हैं जी who can own share। जनाब कौन बंदा शेयर परचेज कर सकता है? कहता जी कोई भी लीगल पर्सन शेयर परचेज कर सकता है। नेचुरल पर्सन भी कर सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी कर सकते हैं, ठीक है? एनी लीगल पर्सन। लीगल पर्सन का मतलब यहां पे क्या है? नेचुरल भी और आर्टिफिशियल भी। नेचुरल तो समझ में आता है कि मैंने पैसा इन्वेस्ट किया, मुझे शेयर मिल गए। आर्टिफिशियल कैसे करेगा? जैज ने वारिद को परचेज कर लिया, सुनी थी ये टर्म? जैज ने वारिद को परचेज कर लिया। अब ये आपने कभी नहीं सुनी होगी, जैज के मालिक ने वारिद के मालिक को परचेज कर लिया। आप ये कभी टर्म नहीं सुनेंगे भाई। आप क्या कहेंगे? जैज ने वारिद को परचेज, मतलब कंपनी ने कंपनी को एक्वायर कर लिया। पीटीसीएल ने यूफोन को कर लिया। समझे बात को कि नहीं समझे? अब ये क्या है जी, कौन बंदा शेयर ओन कर सकता? तो हमने कहा जनाब ये बंदे शेयर ओन कर सकते हैं, कोई भी लीगल पर्सन, चाहे आर्टिफिशियल है चाहे वो नेचुरल है। अब जनाब हम कहते हैं कि भाई साहब ओनरशिप की बात हो रही थी, ओनरशिप कैसे चेंज होती है? हमने कहा जी 2 तरीके हैं, या तो शेयर ट्रांसफर कर दिए जाए या शेयर सेल कर दिए जाए। अब आप कहेंगे ट्रांसफर और सेल में क्या फर्क है? ट्रांसफर का मतलब होता है कि 1 पर्सन टू अदर पर्सन
1% टू अदर पर्सन, मतलब उसको ट्रांसफर, उसको लेगेसी में उसको ये शेयर्स मिल गए। भट्ट साहब की एग्जांपल याद है ना, दादा ने जनाब कंपनी बनाई, उसके पोतों को वो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं। शेयर बेचना, वैसे लॉ इसको ट्रांसफर ही कहता है, लेकिन थोड़ा सा फर्क रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। बेचना, सेल करना, कहां पे सेल करेंगे जनाब? स्टॉक मार्केट में जाके, अगर तो पब्लिक लिमिटेड है और लिस्टेड है। अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो वैसे भी कह सकते हैं अच्छा जी एससीसीपी ने बड़ी सहूलत आपको दे दी है, अब एससीसीपी ने जनाब सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया। दुआ करें कि कंपनी रजिस्ट्रेशन वाला कोई केस आए, आप लोगों को आपके सामने रजिस्टर करके दिखाऊं, बड़ा मजा आता है। सारा कुछ ऑनलाइन। कैसे जनाब करती है कंपनी ऑनलाइन, कैसे रजिस्ट्रेशन होती है, वो सारा कुछ। अब आपने डायरेक्टर बढ़ाने हैं, ट्रांसफर करने हैं, डायरेक्टर में जाइए, डायरेक्टर को उसको एक्सक्लूड कर दीजिए, जिससे शेयर आपने परचेज किए हैं उसको निकाल दीजिए और अपना नाम वहां पे लिख दीजिए। कंपनी को पता क्या चल जाएगा, एसएससीपी को भी पता चल जाएगा। एसएससीपी बेसिकली सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये रेगुलेटरी बॉडी है कंपनीज के लिए, जो कंपनी रजिस्टर करती है। जैसे आईकैप आप लोगों को करता है ना रजिस्टर्ड, रेगुलेटरी बॉडी है। इसी तरह से कंपनीज की जो रेगुलेटरी बॉडी है वो एसएससीपी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ये बड़ी सारी टर्म्स इंशाल्लाह आगे इस्तेमाल होंगे। तो शेयर्स मैंने ट्रांसफर कर दिए, बच्चों को दे दिए, किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिए, या फिर शेयर मैंने सेल आउट कर दिए। ठीक है, उसमें भी ट्रांसफर का वर्ड यूज होगा। जैसे ही मैं अपने शेयर्स, अपनी ओनरशिप ट्रांसफर कर दूंगा, व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि जनाब अब मैं ऑनर नहीं हूं, अब ओनरशिप क्या हो चुकी है? चेंज हो चुकी है। इसलिए तो कहते हैं पीपल कम पीपल गो बट कंपनी रिमेन्स। ठीक है जी, ट्रेन और ऑनर के पीछे, मैं बार बार इस वजह से एग्जांपल दोहरा रहा हूं, ट्रेन और ऑनर के पीछे नहीं भागते, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। गॉट इट? तीसरी चीज जनाब उसने कहा जी परपेचुअल सक्सेशन, ये हमने पहले बात कर ली है कि परपेचुअल सक्सेशन, द चेंज इन ओनरशिप और इवेंट द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ द ओनर्स डज नॉट इफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी। बंदा मर जाए, बंदा बैंकरप्ट हो जाए, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा जी आपका ऑनर मर गया ऑनर, चलो नया आ जाएगा, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ट्रेन और ऑनर के पीछे नहीं भागते, एक जाएगा तो दूसरा आएगा। दूसरी तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? दूसरा नोट दूसरी। यस 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 यस, डोंट बी स्पेसिफिक। आगे जी, इज इट ओके? याद हो गया मसलन साहिल? अच्छा जनाब, अब जरा हम लोग आ जाते हैं लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ये आखिरी टॉपिक है हमारा आज की क्लास का इंशाल्लाह। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या थी? लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस इज लिमिटेड टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। कहता है ये किसकी लायबिलिटी की बात हो रही है? ऑनर की। अब देखते हैं कि तीन लोग हैं ना हमारे पास, एक कंपनी इटसेल्फ है, ठीक है, पर्सन है ना, कंपनी इटसेल्फ है, उसके लॉस, उसको चलाने वाले लोग उसके डायरेक्टर्स, और उसमें पैसा लगाने वाले लोग उसके ऑनर्स। इनकी लायबिलिटी लिमिटेड का मतलब क्या है? कहते हैं जी कंपनी की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है कि अनलिमिटेड होती है? अनलिमिटेड। इसके कंपनी के पास अगर 100 रुपए पड़े हुए हैं और इसके एसेट्स भी बाकी हैं, तो जनाब अगर लॉस कंपनसेट नहीं हुआ तो कंपनी के एसेट्स भी बेचे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंपनी की जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी टू कंपनसेट लॉस ऑफ द कंपनी, ठीक है, वो आपके पास क्या है? अनलिमिटेड है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? कंपनी अपने पर्सनल एसेट्स बेच के भी क्या करेगी? उस लॉस को फुलफिल करेगी। सेकंड नंबर पे आ जाते हैं आपके डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स तो एम्प्लॉई हैं भाई, कंपनी को लॉस हुआ तो एम्प्लॉय के पर्सनल एसेट्स बेचेंगे? नहीं बेचेंगे ना। इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टर्स की किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। डायरेक्टर तो कहेगा पाइन असी तो मुलाजम लोग हैं, मजदूर लोग हैं, मालक जिवें कहेंगे असीं उवें कर देंगे। वही मजदूर जनाब लैंड क्रूजर वाले हैं। ठीक है जी, अब आती है बारी ऑनर्स की, मेंबर्स की। मेंबर्स की लायबिलिटी क्या है भाई साहब? ये लिमिटेड अप टू द अमाउंट इन्वेस्टेड इन द कंपनी। ठीक है जी,
तो जनाब ये आपके पास आज का टॉपिक है। अच्छा, एक आखिरी चलें, ये कल इंशाल्लाह करेंगे। पार्शली पेड शेड्स क्या होते हैं जब आप लोगों को बता दूंगा मैं कंपनी के टाइप, तो उस टाइम फिर इंशाल्लाह कर लेंगे।